हाय एवरीवन, आज यानी 15 फरवरी के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। पहला करंट अफेयर्स है, नए आयकर विधेयक 2025 में निम्नलिखित में से किस नए वित्तीय क्षेत्र पर कराधान को विनियमित करने का प्रावधान शामिल किया गया। इसका सही जवाब हो जाएगा क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल संपत्ति पे न्यू इनकम टैक्स के तहत टैक्स कैटेगरी के अंदर इसे रखा गया। चलिए देखते हैं न्यूज में क्यों था। आयकर विधेयक 2025 के मौजूदा एसेट्स ईयर के स्थान पर नए न्यू टैक्स ईयर कंसेप्ट के आधार पर इसे प्रस्तुत किया गया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पार्लियामेंट में, जिसका उद्देश्य है कि कर रिपोर्टिंग को सरल बनाना। आयकर विधेयक 2025 के बारे में जानते हैं क्या है न्यू टैक्स बिल। इसका मुख्य उद्देश्य है कि सरलीकरण करना, कि भाषाओं के आधार पे भाषा जितना जटिल था, कॉम्प्लेक्स था, उसको सिंपल करना। और इसमें ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, हमें बस उतना ही पढ़ना है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सके। हमें कोई चार्टर्ड अकाउंटिंग की तैयारी नहीं करना है, हम लोग को बस वो जानना है कि कौन कौन सा चेंजेस हुआ है और मुख्य प्रावधान क्या क्या है। अभी तो बिल पास नहीं हुआ है, बिल को प्रेजेंट किया गया है, दोनों सदन से पहले बिल पास होगा, पार्लियामेंट से सेट देगा, मंजूरी देगा, तो जाकर के ये अधिनियम बनेगा। तो देखते हैं इसका क्या है। पहला इसका उद्देश्य सरलीकरण करना, जो अप्रचलित प्रावधान था, अनावश्यक जो धाराएं थी, जटिल कानूनी जो शब्द थे, जो कॉम्प्लेक्स वर्ड था, उसे हटा करके जो पहले का था इनकम टैक्स एक्ट था 1961 का, इसे स्थान पे इसे सरलीकरण बनाना है। दूसरा है कर वर्ष। कर वर्ष वही रहेगा 1 अप्रैल से शुरू होने वाला 12 महीने की अवधि तक, जिसके दौरान आय का मूल्यांकन और कर उसी वित्तीय वर्ष में लगाया जाएगा। वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर में कोई बदलाव नहीं हुआ है, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक रहता है। ये कैलेंडर वर्ष को नहीं अपनाया गया। पहले क्या होता था फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर के दो कंसेप्ट के आधार पे पहले का इनकम टैक्स एक्ट था। अब इसे न्यू टैक्स ईयर मतलब टैक्स ईयर कंसेप्ट के आधार पे बनाया गया। इसमें है वर्चुअल डिजिटल एसेट को पूंजीगत संपत्ति के रूप में शामिल किया गया, जैसे क्रिप्टो करेंसी और अन्य डिजिटल संपत्ति जितने हैं अब औपचारिक रूप से पूंजीगत संपत्ति के रूप में मान्यता दी गई है इस विधेयक के अंतर्गत। इस पे कराधान भी सेम अन्य संपत्ति की तरह ही इस पे कराधान शामिल किया जाएगा। वही पुराना इनकम टैक्स था 1961 का, इसमें 2 कंसेप्ट था, जैसे फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर क्या होता है, जिस साल एसेस किया जाता है, जैसे 2024 और 25 का इनकम टैक्स इस साल का फाइनेंशियल ईयर है 2024-25, तो इसका फाइनेंशियल ईयर का असेसमेंट ईयर हो जाता है नेक्स्ट ईयर में, अगले साल में 25-26 में। लेकिन इसमें टैक्स ईयर का बस एक सिंगल कंसेप्ट रखा गया है कि सेम ईयर में टैक्स कैलकुलेशन होगा जिस समय टैक्स दिया जा रहा है, जिस समय का टैक्स दिया जाएगा, बस उस एक ही कंसेप्ट के आधार पर लाया गया है। पहले के टैक्स एक्ट में इशू था कि बहुत सारा टैक्स पेयर था, वो कंफ्यूज हो जाता था कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है। इनकरेक्ट मतलब टैक्स फाइलिंग में बहुत सारी समस्याएं आती थी, कंफ्यूजन बहुत सारा था। इस सब को आसान करने के लिए नया टैक्स अधिनियम लाया गया है। इनकम टैक्स बिल 2025 में देखिए गैजेट में जो निकाला गया है, पीआईबी के साइट पे देख सकते हैं, जो पार्लियामेंट में टेबल किया गया है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के स्थान पे। इसमें मेन क्या है, सिंप्लीफिकेशन एक्सरसाइज गाइडेड बाय द 3 मोर कोर प्रिंसिपल। अब 3 प्रिंसिपल के आधार पे इसे लाया गया। क्या है, टेक्सुअल एंड स्ट्रक्चरल सिंप्लीफिकेशन। इसमें क्या है कि जो शब्दों को सरलीकरण बनाना ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। दूसरा है कि मेजर टैक्स पॉलिसी, कोई टैक्स पॉलिसी को चेंज नहीं किया गया, जो पहले था वही रहेगा। नो मॉडिफिकेशन ऑफ टैक्स रेट, टैक्स रेट में कोई चेंज नहीं किया गया, पहले की तरह रहेगा। इस बात को हम याद रखेंगे। पहले का देखते हैं, जो पहले का एग्जिस्टिंग अभी वर्तमान में जो चल रहा है इनकम टैक्स 1961, उसमें टोटल वर्ड 5,12,000 के करीब था, नए में 2,59,000 हो गया। चैप्टर इसमें 47 था, अब में 23 हो गया है। सेक्शन 819 था, इसमें हो गया 536। वही टेबल को बढ़ गया है, 18 से 57 हो गया और फॉर्मूला 6 से 46 हो गया। नए इनकम टैक्स बिल में जो सेक्शन जितना था, इसमें सेक्शन को बढ़ाया गया है, 298 सेक्शन था, अब में हो गया 536 सेक्शन। शेड्यूल भी बढ़ करके हो गया है 14 से 16। तो कुछ चीजों को बढ़ाया गया है और कुछ चीजों को घटाया गया। मेनली हमको ये ध्यान रखना है कि इसका जो है एक्ट जो है सिंप्लीफिकेशन के लिए लाया गया है। इसमें कोई भी मेजर टैक्स पॉलिसी चेंज नहीं हुआ और नहीं कोई टैक्स रेट में चेंज हुआ, जो चल रहा है वही होगा। और ये बिल अगर पास हो जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा इस पे मोहर लग जाता है, इससे मंजूरी दे दी जाती है, तो ये बिल इफेक्ट करेगा, ये लागू होगा 1 अप्रैल 2026 से, ये लागू होगा अगले साल से। इस बात को याद रखें। अगला सवाल था, संवैधानिक व्यवस्था के ध्वस्त होने पर किस अनुच्छेद के तहत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 356 के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है जब राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफल हो जाती है। चलिए देखते हैं न्यूज में क्यों था। केंद्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 356 के प्रावधान के तहत 13 फरवरी 2025 को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। ये इसलिए लागू किया गया है कि वहां के जो वर्तमान मुख्यमंत्री थे उसे के द्वारा वो इस्तीफा दे दिया गया है, इसीलिए इसे लागू किया गया। यह मणिपुर का 11वीं बार ऐसा होगा जब यहाँ राष्ट्रपति शासन रहेगा और भारत जो है मणिपुर सबसे अधिक बार
जितने भी राज्य है सबसे अधिक बार मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा है। वही राष्ट्रपति शासन के बारे में संवैधानिक प्रावधान को देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत 2 मुख्य आधारों पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जा सकती है। इन आधारों को 356 और 365 के प्रावधान में दिया गया है। ये क्या है? संवैधानिक तंत्र के विफल होने पे 356 के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाता है। जब राष्ट्रपति को यह विश्वास हो या ऐसी उत्पन्न हो स्थिति जिसमें किसी राज्य का शासन संविधान के प्रावधान के अनुरूप कार्य नहीं कर रहा है, तो उसे 356 के द्वारा इसे घोषणा की जा सकती है। राष्ट्रपति का अधिकार है और यह कार्रवाई राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर की जा सकती है या बिना राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर भी की जा सकती है। वही दूसरा आता है 365 का। ये कहता है कि केंद्र के निर्देशों को पालन करने में विफल, मतलब कोई भी राज्य अगर भारत सरकार के कोई निर्देश दे रहा है, उस निर्देश का पालन नहीं किया जाता है, तो उस आधार पे भी लग सकता है। यदि कोई राज्य केंद्र सरकार के द्वारा दी गई किसी निर्देश को पालन या कार्यान्वयन करने में विफल हो जाता है, फेल हो जाता है, तो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 365 के तहत निष्कर्ष निकालने का अधिकार है कि राज्य की सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं कर रहा है और इस आधार पर भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। प्रारंभ में राष्ट्रपति शासन अधिकतम 6 महीने के लिए लगाया जा सकता है, लेकिन इसे हर 6 महीने में संसदीय अनुमोदन, याद रखेंगे, संसद से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद अधिकतम 3 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। 6 महीना करके अधिकतम 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। वही इसमें देखते हैं 1978 में 44वां संविधान संशोधन किया गया था इसी आधार पे, जिसके तहत राष्ट्रपति शासन को 1 वर्ष से अधिक 6 माह तक केवल 2 परिस्थितियों में बढ़ाया जा सकता है। जब राज्य में या पूरे भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, उस परिस्थिति में बढ़ाया जा सकता है, या फिर निर्वाचन आयोग, जो चुनाव आयोग है भारत के, वो कहे कि अभी किसी राज्य में, जिस राज्य में लागू है उस राज्य में अभी चुनाव कराने की परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, यहाँ पे अच्छे से चुनाव नहीं हो, पारदर्शी तरीके से चुनाव नहीं किया जा सकता है, तो इस आधार पे इसे बढ़ाया जा सकता है। ये है 44वें संविधान संशोधन की बातों को हम बोले। लेकिन राष्ट्रपति को ये पावर दिया गया है कि राष्ट्रपति शासन हटा सकता है और इसके लिए संसद की अनुमति की आवश्यकता। चलिए अगला करंट अफेयर देखते हैं। 2025 में ग्रीस के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? इसका सही जवाब हो जाएगा कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस को ग्रीस के नए राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन किया गया है। चलिए देखते हैं न्यूज में क्यों था। 2 फरवरी 2025 को ग्रीस के संसद ने पूर्व संसदीय अध्यक्ष कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस को ग्रीस के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना है। वे ग्रीस की पहली राष्ट्रपति कतेरीना सकेलारोपू का स्थान लेंगे, जिसका कार्यकाल 2025 मार्च में समाप्त हो रहा है। ये याद रखेंगे, ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति थी कतेरीना सकेलारोपोलू। इस बात को भी याद रखेंगे, ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्रीस के बारे में जानते हैं। यह आधिकारिक तौर पर हेलेनिक गणराज्य कहा जाता है, जो दक्षिण पूर्वी यूरोप का एक देश है। यहां देखते हैं, ये ग्रीस है, ये मेडिटेरियन सी में लगा हुआ देश है। इसके उत्तर में अल्बेनिया है, उसके उत्तर में नॉर्थ मैकेडोनिया है और बुल्गारिया है। वही पूरब में तुर्की का बॉर्डर लग जाता है और दक्षिण में मेडिटेरियन सी है, जो लीबिया, जो समुद्री सीमा साझा करता है लीबिया से, इजिप्ट से और सिप्रस से। इस बात को याद रखेंगे, और इटली भी करता है। तो ये रहा मेरा ग्रीस। इसका राजधानी है एथेंस, मैप में देख सकते हैं। यहाँ के प्रधानमंत्री है किरियाकोस मित्सोताकिस। यहाँ की मुद्राएं यूरो है। अलेक्जेंडर तीसरा, जिसे सिकंदर महान के रूप में भी हम जानते हैं, ये यहीं के रहने वाले थे। ग्रीस राज्य के मैसेडोन के राजा थे। उसका पिता का नाम था फिलिप द्वितीय, जो हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं अलेक्जेंडर के बारे में। सिकंदर को ही कहा जाता है, ये कभी भी कोई भी युद्ध नहीं हारा और पूरे अपने जीवन काल तक युद्ध लड़ता ही रहा, अपने मरने तक। 16 साल की उम्र में जब युद्ध शुरू किया तो लगभग पूरे जीवन सिर्फ युद्ध में ही लगा रहा। इसके बारे में बहुत सारा इतिहास है, बहुत सारा मिथ भी है, जो हम लोग पढ़ते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में इसके बारे में। तो ग्रीस के बारे में देख लिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, वानुतु के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? इसका सही जवाब हो जाएगा जोथम नापत को नया प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है वानुतु। चलिए देखते हैं। हाल ही में जोथम नापत को वानुतु के नया प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। देखते हैं कि वानुतु ये किस क्षेत्र में है, इसका देश कहाँ है, देखते हैं। वानुतु दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है, जिसका ऑस्ट्रेलिया इसकी पूर्वी सीमा, जैसे देखते हैं समुद्री सीमा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है, सोलोमन आइलैंड उत्तर में है, दक्षिण में है न्यू सिलेडोनिया है जो फ्रांस गणराज्य का हिस्सा है, और पूरब में है फिजी है। ये देखते हैं, ये रहा हमारा वानुअतु। ये बहुत छोटा आइलैंड कंट्री है, जिसका पोर्ट विल्ला, इसकी राजधानी पोर्ट विल्ला है। ये मैप में आप देख सकते हैं, दक्षिण में न्यूजीलैंड भी पड़ता है। ये आपको साउथ प्रशांत महासागर में ये एक देश है, एक द्वीप कंट्री है। इसकी राजधानी पोर्ट विल्ला है। भौगोलिक विशेषता देखते हैं कि देश में लगभग 13 प्रमुख ज्वालामुखी द्वीप है और कई छोटे द्वीप शामिल है। इसमें यासूर, मनारो, गेरट जैसे सक्रिय ज्वालामुखी भी शामिल है।
तो इन तीनों को नाम याद रखेंगे जहां पे जो एक्टिव वोल्केनो एक्टिविटीज हमेशा होती रहती है। उपनिवेशकरण के बारे में जानते हैं। मूल रूप से मेलोनेशिया लोगों के द्वारा बसाया गया यह क्षेत्र न्यू हेब्राइड के नाम से जाने जाने वाला एक ज्वाइंट एंग्लो फ्रांसीसी उपनिवेश बन गया था और इसकी स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी फ्रांस से 1980 में। इस बात को याद रखेंगे, ये इंडिपेंडेंस हुआ था 1980 में, जो फ्रांस का इस पे उपनिवेशकरण था। जलवायु परिवर्तन से ये देश बहुत ही जूझ रहा है क्योंकि यह वैश्विक स्तर से दोगुनी गति से बढ़ते समुद्र स्तर का सामना कर रहा है, जिससे संयुक्त राष्ट्र में जो विश्व जोखिम सूचकांक के तहत विश्व स्तर पर सबसे अधिक जोखिम वाला देश बन गया है। क्योंकि जितनी भी क्लाइमेट चेंज हो रही है तो हमारे समुद्र की जो है जल भी ऊपर आ रहा है, मतलब उसके जल की समुद्र की स्तर भी बढ़ रहा है। और इस तरह के आइलैंड, जितने छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज है, सबसे ज्यादा जोखिम इन लोगों को पहले आता है। यदि समुद्री स्तर बढ़ेगा, जल का स्तर बढ़ेगा, तो सबसे पहले इन कंट्रियों में बाढ़ की समस्या और इन कंट्रियों को डूबना पड़ जाएगा। अगला सवाल है, शरीर का कौन सा अंग मुख्य रूप से गिलियन बेरे सिंड्रोम से प्रभावित होता है? ये नया सिंड्रोम है जो अभी हाल में न्यूज में चल रहा है। एक की मृत्यु भी हुई है मुंबई में। इसके बारे में आज जानते हैं कि गिलियन बेरे सिंड्रोम क्या है। तो ये जो है पेरिफेरल नर्व्स को ये अटैक करता है और इस सबसे ज्यादा इस पे घटनाएं होती है, इसका मृत्यु भी हो जाता है। मतलब पेरिफेरल नर्व पे अटैक होने के बाद इसको पेशेंट जो है डेड कर जाता है। इसका इलाज बहुत ही मुश्किल से हो रहा है। चलिए देखते हैं इसके बारे में। रेयर गिलियन बेरे सिंड्रोम के कारण पहली मौत 12 फरवरी 2025 को मुंबई के एक हॉस्पिटल में हुआ है और बहुत सारे जो विशेषज्ञ उसके अनुसार पुणे और आसपास के गांव में पीने की पानी की जो सप्लाई होती है वो दूषित जल है, उसके कारण से इस तरह के सिंड्रोम का विस्तार हो रहा है। अब हम जानते हैं गिलियन बेरे सिंड्रोम के बारे में। ये क्या होता है? WHO के अनुसार गिलियन बेरे सिंड्रोम एक दुर्लभ ऑटोइम्यून डिजीज है जिसमें व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली व्यक्ति की पेरिफेरल नर्व पर हमला करता है। इस तरह का जो है ये पेरिफेरल नर्व पे हमला करता है और यह सभी उम्र को प्रभावित करता है, लेकिन खासकर वयस्क और पुरुष को अधिक प्रभावित करता है। इसके लक्षण में क्या है? कमजोरी होना जाता है, झुनझुनी महसूस होने लगता है, बोलने और निगलने में, खाने में, सांस लेने में मुश्किल उत्पन्न होती है और आमतौर पे जनरल देखा जाता है कि पैरों से शुरू होता है और हाथों और चेहरों तक फैल जाता है, एक झुनझुनी टाइप का। यहाँ पे आप देख सकते हैं पैरालिसिस ऑफ लेग्स, आर्म्स एंड फेशियल मसल्स, ये पैरालिसिस का कारण भी बन जाता है। चेस्ट मसल्स वीकनेस फील होता है, डिफिकल्टीज ब्रीथिंग, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है ना, पेन करता है लेग्स में और बैक जो स्पाइनल एरिया होता है वहां पे पेन करता है। रैपिड मसल्स वीकनेस, जो मसल्स का कमजोरी को महसूस होने लगता है। डिफिकल्ट स्पीकिंग एंड स्वेलिंग, बोलने और निगलने में परेशानी का सामना होता है। और एबनॉर्मल जो सेंसेशन होता है लाइक टिंगलिंग, मतलब झुनझुनी और इस तरह की जो कमजोरी कभी महसूस होता है, उस तरह से जो आयरन की कमी की वजह से उस तरह से भी सिम्टम होता है। वही इसका कारण जो है WHO कहा है कि इसका कारण अभी तक पूरी तरह से नहीं बताया गया, लेकिन अधिकांश मामलों में वायरस या बैक्टीरिया के संक्रमण जो फैलने के बाद इस तरह की सिंड्रोम उत्पन्न होती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम 2020 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। चलिए देखते हैं न्यूज में क्यों है। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल खुराना को अपने पद से इस्तीफा देने का निर्देश दिया है क्योंकि उसकी नियुक्ति कानून के अनुरूप नहीं था। कानून है कि अनुभव होना चाहिए। यहाँ पर देखते हैं कि राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम 2020 के धारा 4(2) और धारा 19 में न्यूनतम 20 वर्ष का अनुभव अनिवार्य है यहाँ के अध्यक्ष को नियुक्त होने के लिए, जिसमें नेतृत्व की भूमिका कम से कम 10 वर्षों की होनी चाहिए। तो इसी के अनुभव नहीं था और इसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट इसको निर्देश दिया कि अपने पद से इस्तीफा दो और खाली करो जगह। अब हम देखते हैं नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी के बारे में। ये क्या है, इसकी गठन कैसे की गई थी? नेशनल होम्योपैथिक कमीशन का गठन 2021 में संसद के एक अधिनियम के द्वारा किया गया था, जिसे राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम के रूप में जाना जाता है। ये संसदीय अधिनियम है, इस बात को याद रखेंगे। आयुष मंत्रालय के अंदर आता है ये। आयुष मंत्रालय ने 2021 में अपनी अधिसूचना के द्वारा जो पहले के होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम था 1973, उसे निरस्त करके इस तरह के आयोग को वो मंजूरी दिया। आयोग की संरचना क्या था? इसमें एक अध्यक्ष होते हैं जो वर्तमान अनिल खुराना है, इसको इस्तीफा देना पड़ेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बोल दिया। उसके बाद 7 पदेन अध्यक्ष होते हैं, केंद्र सरकार के द्वारा इसकी नियुक्ति होती है 7 को, और 19 अंशकालीन मतलब पार्ट टाइम के लिए सदस्य होते हैं। इसे भी केंद्र सरकार नियुक्त करता है। तो पूरी तरह से केंद्र सरकार के अंतर्गत है, इसमें राज्य सरकार को कोई भूमिका नहीं है। उसके बाद उसका उद्देश्य क्या है इस तरह के आयोग को गठन करने का? तो होम्योपैथी में गुणवत्तापूर्ण और सस्ती जो है चिकित्सा शिक्षा तक पहुंच में सुधार करने के लिए देश में सभी भागों में पर्याप्त और उच्च गुणवत्ता वाली
हेम्योपैथी जो मेडिकल जो प्रैक्टिशनर है उसकी उपलब्धता हो सके और सेवाओं में सभी नागरिकों को सुलभ और सस्ती दवाएं मिल सके, इस तरह के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। और दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। चलिए देखते हैं कल के करंट अफेयर्स को। कल का पहला करंट अफेयर्स है, भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को क्यों मनाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस के अवसर पे इसे मनाया जाता है, राष्ट्रीय महिला। अगला सवाल था, किस राज्य सरकार ने हर खेत स्वस्थ खेत अभियान शुरू किया है? इसका सही जवाब हो जाएगा हरियाणा सरकार इसे। अगला सवाल है, आरबीआई के अधिनियम 1934 की कौन सी धारा के तहत आरबीआई को यह अधिकार प्राप्त होता है कि वो नोट जारी करे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेक्शन 22 के अंतर्गत ये अधिकार देता है आरबीआई को कि वो नोट जारी कर सकता है, बैंक नोट जारी करने का। अगला सवाल है, लोकसभा अनुवाद सेवाओं में कितनी अतिरिक्त भाषाओं को शामिल किया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा 6 नए भाषाओं को शामिल किया गया। पहले 10 था, अब 6 है, तो टोटल हो जाएगा 16 नए भाषा हो जाएंगे। अब वही शास्त्रीय भाषा कितने हैं? शास्त्रीय भाषा टोटल हो गए हैं 11। पहले था 6 और 2024 में 5 नए जोड़े गए, टोटल मिलाकर शास्त्रीय भाषा 11 हो गया और लोक अनुवाद सेवाओं में भाषा हो गए 16। इस बात को याद रखेंगे। अगला सवाल था, डोकरा कला मुख्य रूप से किस राज्य में प्रचलित है? तो ये इसका सही जवाब उपरोक्त सभी हो जाए, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, झारखंड में भी है और कुछ एरिया छत्तीसगढ़ में भी यहाँ के कलाकृति पाई जाती है और इस तरह की वो प्रचलित है। अगला सवाल है, ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य किस भारतीय राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा यह कर्नाटका राज्य की एक वन्यजीव अभयारण्य है। दोस्तों, आज की वीडियो बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया इसे लाइक करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए स्टे फोकस्ड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू एंड टेक केयर।